ताली और थाली से मूर्खों की गिनती प्रकरण की अभूतपूर्व सफलता के पश्चात लगाए लॉकडाउन और फिर टी और का कारण से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करने के बाद साहिब जी लेकर आएंगे हर घर तिरंगा। 31 जुलाई 2022 को साहिब ने मन की बात मन की बात में आने का निर्णय लिया है और आप सबसे मुखातिब होंगे, आपको अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे। अभी तक के 8 साल के अनुभव में आपने ये तो सीख लिया होगा कि ये जो मन की बात है, इसका मकसद केवल अपने मन की बात करना होता है। काम की कोई बात नहीं होती, देश की कोई बात नहीं होती, लोगों की कोई बात नहीं होती। केवल एक भावनात्मक रूप से आप लोगों को कैद करके एक तरह से एक ऑरा के अंदर और फिर वो कुछ भी कर जाते हैं। आप अपनी डिबेट में पड़ जाते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं। जैसे कि देश बेचना, सेना को नुकसान पहुंचाना, युवाओं को बर्बाद करना, देश में सांप्रदायिक भावनाओं के जरिए उन्माद पैदा करना और सभी सरकारी संस्थानों को बेचना और भी जो भी उनके दो देश को बर्बाद करने के नए-नए प्रकरण है वो उनको अंजाम देते रहते हैं और आप अपनी डिबेट में लगे रहते हैं। उधर मतलब कहीं कोई कह देगा कि ये इस देश में इस धर्म के लोग ज़्यादा हो जाएँगे, 2050 तक ये हो जाएगा, 2029 जो आज चल रहा है उसका कोई ज़िक्र नहीं। कि आज कितने पीएसयूज़ बिक रहे हैं, कितने बच्चों को रोज़गार मिला, कितने दुकानदार बर्बाद हुए, कितने बैंक बर्बाद हुए, कितने किसानों ने आत्महत्या की, कितने घरों के अंदर तनाव कितना है और जो बूटी आप दे रहे हो ज़बरदस्ती उसके साइड इफ़ेक्ट कितने हैं, इसका कोई ज़िक्र नहीं है। ये बहुत ही अ, सोचने का विषय है और आप इसमें रोज़-रोज़ विरोध भी नहीं कर सकते। अभी मान लीजिए हम इस हर घर तिरंगा का विरोध करते हैं, तो हम लोगों को देश विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। अब विरोध करना भी नहीं चाहिए क्योंकि देश का मामला है। लेकिन देश के नाम पर लोगों को बरगलाने भी नहीं देना चाहिए अगर आपको मालूम है तो। तो इसके लिए जनता सरकार मोर्चा ने एक निर्णय लिया और उसने एक आह्वान करने के बारे में सोचा कि क्यों ना हम 23 जुलाई से जो कि जा चुकी है, आज 25 है तो हम आज से शुरू कर सकते हैं कि हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स है, चाहे आपका यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या और जो ये जितनी भी और ट्विटर है खास तौर पे, वहां क्यों ना ऐसा किया जाए कि जनता की बर्बादी का हिसाब उत्सव भी साथ में ही मना लिया जाए। आजादी का अमृत महोत्सव और साथ में आजाद देश के आजादी के बाद 75 सालों के बाद जनता की बर्बादी का हिसाब उत्सव, मोदी जी के द्वारा जो बर्बादी हुई है उसका हिसाब उत्सव। इसमें हम जनता की बर्बादी का हिसाब उत्सव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी तबके हैं इस देश के अंदर, समाज के अंदर, उन सभी तबकों का हिसाब लगाने की कोशिश करें और देखें कि सरकार ने क्या किया है और उसे क्या करना चाहिए था और हमने कितना हिसाब मांगा है। तो उसी सिलसिले में सबसे पहले क्रैच पे आ जाते हैं कि अभी आपने हरियाणा के अंदर देखा कि उनको प्रॉपर जगह देने का, उनके प्लेसमेंट का, उनकी सैलरी का कुछ वादा किया था 2017 में खट्टर साहब ने, उसको बिल्कुल नहीं माना गया। तो यकीनन जब हरियाणा में नहीं तो पूरे के पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं माना गया होगा। क्योंकि इस देश की बर्बादी के लिए जो एक आयोग बनाया था जिसका नाम इन्होंने नीति आयोग रखा था। नीति आयोग वो नीति के वाला प्लानिंग वाला नीति नहीं है, प्लानिंग कमीशन को भंग करके। क्योंकि प्लानिंग कमीशन बहुत शानदार काम कर रहा था और इन लोगों ने उसको बंद करके एक एजेंसी बनाई, एक सेक्रेटेरिएट बनाया जो इस बिल गेट्स के पपेट्स का
एक सेक्रेटेरिएट होगा जिसके अंदर बिल गेट्स के सारे पपेट्स होंगे, मुख्यमंत्री सारी स्टेटों के और प्रधानमंत्री भी, क्योंकि जनता सोई हुई है। तो सोई हुई जनता अपने अधिकारों के लिए जो है वो मांग नहीं उठाएगी, तो ये लोग अपने मर्जी चलाते रहेंगे। और प्लानिंग कमीशन क्योंकि इंडिपेंडेंट बॉडी होता था और वो स्टेट्स को भेजता था अपनी रिकमेंडेशंस। बाद में अब जो नीति आयोग में तो इन लोगों ने सारे मुख्यमंत्रियों को और प्रधानमंत्री को शामिल ही कर लिया, और पीएचएफआई के मेंबर्स हों चाहे बिल गेट्स के मेंबर हों, वो डब्ल्यूएचओ का उसका यूनाइटेड नेशंस का पूरा हस्तक्षेप यहाँ पर रहता है। तो सारी की सारी जो पॉलिसीज बनती हैं वो वही बनती हैं जो डब्ल्यूटीओ कहता है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है, ये सब चलता रहता है। चलिए एनी हाउ हम बात करते हैं लगभग हर तबके की। तो आप किस महकमे से बिलोंग करते हैं? मान लीजिए आप प्राइवेट काम करते हैं, आपने लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि मैं ये काम करता हूं और मेरे इस काम में ये तरक्की हुई है पिछले 8 साल में। और अगर बर्बादी हुई है तो लिखिए कि ये बर्बादी हुई है 8 साल में। आप किसी भी महकमे में काम करते हो उसकी सच्चाई लिख दीजिए। अगर आज आपने लिखना बंद कर दिया, अगर आज आपने लिखना शुरू नहीं किया, तो आपके बच्चों का भविष्य किधर जाएगा इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। तो क्रैच के बाद आशा वर्कर्स के साथ क्या हो रहा है, आशा वर्कर्स का इस्तेमाल किस तरह से किया गया और अब उनकी नौकरियां क्यों छीनी जा रही हैं, उनके मानदेय भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स, इनको ले लीजिए, प्राइमरी क्लासेस 2 क्लास फर्स्ट और सेकंड और नर्सरी उसमें मर्ज कर दी। तो प्राइवेट स्कूल के प्राइमरी स्कूल जो सरकारी है वहां पर बच्चे कम हो गए तो स्कूल बंद करना आसान हो जाएगा। और आंगनबाड़ी वर्कर्स जो पढ़ी लिखी थी उन वो खोल देंगी, जो अनपढ़ थी या जो नहीं पढ़ा सकती हैं उनकी आंगनबाड़ी को वैसे ही बंद करना है। क्योंकि जो डब्ल्यूएचओ ने अपना प्रोग्राम चलाया था आईसीडीएस का, वहां पर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो प्लान किया था वो भी अब उनको जरूरत नहीं है क्योंकि अब सब कुछ डिजिटलाइज होने वाला है। तो जो आंगनबाड़ी वर्कर्स का, जो आशा वर्कर का जो काम था वो हर आदमी को अस्पताल तक लेकर जाना, हर बच्चे के शरीर तक पहुंचना, ये मकसद था आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर का। वो इनका पूरा हो चुका है आधार कार्ड और ये डिजिटल आईडी बनने के बाद में, अब इनकी जरूरत नहीं है। तो आप मान के चलिए आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर बर्बाद होंगे, 100% इनकी नौकरी जाएगी, 100% घर बैठेंगे तो आपको उतरना ही होगा। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, आपकी यूनियन आवाज उठाएगी और यूनियन के नेताओं को खरीद लिया जाएगा, डरा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा, मैनेज कर लिया जाएगा, उनको प्लेसमेंट दे दी जाएगी, उनके बच्चों को नौकरी दे दी जाएगी, लेकिन आपकी आवाज उठाना वो बंद कर देंगे और नेगोशिएट करके आ जाएंगे, क्योंकि आप सोए हुए हैं। किसी भी महकमे की बात कर रहा हूं मैं, आप किसान हो, बैंक में हो, एलआईसी में हो, कुछ भी कर रहे हो, आगे में आएगा अभी सारा का सारा। और आपको अब अपना हिसाब तो मांगोगे ना, तो ये वक्त है अब, ये अपना प्रोपेगेंडा चलाएंगे और जनता मांगे। ये हर घर तिरंगा बोलते हैं ना, हम लगाएंगे हर घर तिरंगा, लेकिन मेरे तिरंगे का मतलब होगा मेरा मुद्दा। हर घर तिरंगा, हर घर मुद्दा, ये होगा स्लोगन हमारी इस वीडियो का। ये होगा हैशटैग, चलेगा सब जगह। हमने हैशटैग दे दिए हैं, चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, चाहे आप इसके कैप्शन में देखिए, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो, और जितना हो सके सर्कुलेट कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको हमारी ही वीडियो को शेयर करना है, आप इसको डाउनलोड करके अपने चैनल पे लगा लीजिए। मैं देवेंद्र बल्हारा, मैं आपको बताता हूं कि मेरा कोई कॉपीराइट क्लेम हम इस पर नहीं करेंगे, आप जितना मर्जी इसको चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आंगनबाड़ी वर्कर्स हो गया, मिड डे मील वर्कर्स, ये भी बंद होने वाले हैं, क्योंकि जब स्कूल ही बिकेंगे, जब प्राइवेट हो जाएंगे, तो मिड डे मील वर्कर्स को तो पहले निकालना पड़ेगा ना, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं और जो जितने भी हेडॉक पे लगे हैं या जितने भी आउटसोर्सिंग से लगे हैं, वो सब निकलेंगे पहले, उसके बाद सरकारी फिर सरकारी वालों को मर्ज किया जाएगा किसी और डिपार्टमेंट में। धीरे धीरे जबरदस्ती रिटायरमेंट्स दी जाएंगी। उनके अगर कोई गलती हो गई है, जैसे फॉर एग्जांपल उससे कोई कागजों में गलती हो गई है, तो वो आपको बोलेगा आपका अफसर कि आप ना रिटायरमेंट ले लीजिए तो बच जाओगे, अदरवाइज तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है, फिर रिटायरमेंट भी खराब होएगी, ग्रेजुटी भी नहीं मिलेगी। फिर वो रिटायरमेंट ही ले लेते हैं, वीआरएस ही ले लेते हैं जिनकी 20 साल पूरे हो गए हैं। गेस्ट टीचर्स सड़कों पर ही हैं पहले दिन से। टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट,
जितने भी हैं, मतलब कुछ टीचर्स गेस्ट हैं कहीं पर, जैसे कॉलेजेस के अंदर गेस्ट टीचर्स हैं और स्कूल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। ड्राइंग टीचर भी सड़कों पर हैं, पीटीआई भी सड़कों पर हैं, योग शिक्षक भी सड़कों पर हैं, विकलांग समाज भी सड़कों पर है। कोंड के अंदर एक धरना लगा हुआ है जो अपने बच्चों को बचाने के लिए कि रेलवे फाटक पार करके ना जाना पड़े सरकारी स्कूल में जाने के लिए, वो भी ऐसे ही चल रहा है, उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ। प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की सैलरी लॉकडाउन के अंदर खाई गई। सरकारी और प्राइवेट स्कूल प्रबंधन को कितना नुकसान हुआ ये आपको मालूम है। बसें खड़ी रही, बसों चलेंगी नहीं तो उनकी किस्तें कैसे जाएंगी, खड़ी खड़ी में जंग लग गया, ड्राइवर्स की सैलरी नहीं दे पाए और किसी की सैलरी नहीं दे पाए, कुछ नहीं चला। तो वो भी सारा का सारा 134 ए के नाम पे आपको कह दिया कि मिलेगा, 134 ए का कोई पैसा नहीं मिला है। अभी चिराग योजना चालू करी गई है, वो भी आपको बताएंगे अभी अभी। फिर सरकारी स्कूल को बर्बाद करने का खेल कैसे चला ये आपको समझना पड़ेगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं और आप बताइए इसका कोई तोड़ आपको नजर आता हो तो। टैब्स दे दिए गए हैं बच्चों को, किताबों के बिना अगर टैब से पढ़ाई करेंगे, आप समझदार हैं, पिछले 2 साल में भी आपको समझ में नहीं आया हो कि टैब और स्क्रीन कितनी खतरनाक है बच्चों के लिए, तो उसमें मैं शायद ही कुछ कह पाऊं। स्मार्ट बोर्ड, हर स्कूल के अंदर स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है। अगर जैसे ये स्मार्ट बोर्ड जहां आप देख रहे हैं, अगर इस स्मार्ट बोर्ड को मान लीजिए हमें तो किसी साथी ने इसको भेंट कर दिया, परंतु स्कूल को तो खरीदना पड़ेगा और स्कूल को खरीदना पड़ेगा तो फिर क्या होगा? फिर तो सारा का सारा खेल जो है वो स्मार्ट बोर्ड के जरिए भ्रष्टाचार का भी चलेगा कि अगर स्मार्ट बोर्ड की कीमत 2 लाख है तो एक बार आरटीआई डाल के पूछिए तो सही, स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड कितने कीमत का बुलाया है, मंगाया है। ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन करने का प्लान चल रहा है, उसके जरिए वो आपका आधार को मैंडेटरी कर रहे हैं उसके अंदर, चाहे एडमिशंस हो चाहे ट्रांसफर्स हो। प्राइवेटाइजेशन का जो खेल है वो धीरे धीरे स्कूल मर्ज कर रहे हैं और कुछ स्कूलों की नीलामी आपको ध्यान हो पिछले साल सितंबर अक्टूबर के महीने में की गई थी, तब भी आप लोग चुप थे। संस्कृति मॉडल के अंदर क्या खेल चल रहा है वो आपको पता है। सीबीएसई से एफिलिएशन के नाम पर 500 रुपए बच्चों की फीस ली जा रही है और उसको प्राइवेट वाली फीलिंग दी जा रही है कि पढ़ाई होगी तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। शिक्षा को व्यापार बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट खत्म किया जा रहा है, जो कि बहुत भयानक है। 134 है और चिराग चिराग योजना में तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे तो सरकार आपको 1100 रुपए दे रही है और उसके बदले में वो आपको क्या तर्क दे रही है कि जो सरकारी स्कूल का जो टीचर है वो काम नहीं कर रहा है। हालांकि ये गलती उसके हेड की, उसके चीफ की होनी चाहिए। तो अगर सरकारी स्कूल का टीचर काम नहीं कर रहा है तो शिक्षा मंत्री को सवाल पूछा जाना चाहिए, ना कि टीचर के ऊपर, क्योंकि वो तो अपना जो उसको काम करने को बोला जाएगा वो तो वो काम करेगा, उसे नौकरी बचानी है। और जो चिराग योजना के जरिए जो आपको, मैं आपको बता रहा था प्राइवेट क्यों करना जा रहा है, तो वो कहते हैं कि एक बच्चे के ऊपर हमारा 3,000 5,000 8,000 ऐसे खर्चा होता है महीने का। तो अगर प्राइवेट स्कूल में डाल दिया जाए तो आसान हो जाएगा स्कूल को, मतलब सरकार को खर्चा चलाना आसान हो जाएगा। तो सरकार फिलहाल के लिए आपको उधर भेज देगी 10-10% करके हर साल और आपके अगले 5 साल में स्कूल बिल्कुल खत्म, ज्यादा से ज्यादा 10 साल। वैसे भी 2030 तक का एजेंडा है सब कुछ खरीदना, वो तो आपको मालूम ही है। जमीनों की रजिस्ट्री सरकार पहले ही कर चुकी है, लाल डोरा तोड़ करके। गांव में लाल डोरे को तोड़ दिया गया, रजिस्ट्रियां खोल दी गई, तो स्कूलों की जमीन को भी सरकार अपने नाम कर चुकी है। वो जमीन जो कभी आपके पुरखों ने दान दी थी, वो जमीन जो पंचायत की होती थी। और केवल ये जमीन नहीं, आपकी हर जमीन, चाहे वो शामलात की हो, जंगलात की हो, गौचरण की हो, जोहड़ की हो, बणी की हो, या जो सामूहिक जमीन थी वो सारी की सारी, सचिवालय के नाम पर जमीन अलॉट हो रखी थी, मिल के नाम पर अलॉट हो रखी थी, या कोई भी जमीन वो सरकार अपने नाम कर चुकी है। तो अब आपके पास आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बची है। आपके पास जो प्रॉपर्टी बची है उस पर भी इतना टैक्स लगा दिया जाएगा कि आपको फीलिंग आएगी कि मैं अपनी ही प्रॉपर्टी के ऊपर किराएदार की तरह रह रहा हूं, वो आगे आएगा अपने उसमें। उसके बाद कॉलेज टीचर्स हैं, आउटसोर्सिंग से लगे एम्प्लॉय है, उन सबको भी धीरे 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 या बदला जा रहा है या उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो भी धीरे धीरे
हाँ, वो अगर धरने पर हैं कि हमें रेगुलर किया जाए, तो वो भी मांग आपकी कितनी मांगी जा रही होगी वो आप जानते हैं अच्छे से। विश्वविद्यालयों की जो चुनाव हैं वो रुके हुए हैं बच्चों के, ताकि कोई लोकतांत्रिक आवाज उठनी बंद हो जाए। और उनकी ग्रांट है, नई शिक्षा नीति बनाकर उनको स्वायत्ता देने के नाम पर उनसे उनकी ग्रांट भी रोकी हुई है, स्कॉलरशिप भी रोकी हुई है, नई जो फेलोशिप है वो भी रोकी हुई है, पीएचडी और एमफिल की सीटें भी कम कर दी गई हैं, वो भी आप शायद नहीं पता है, क्योंकि वो थोड़े बच्चे आपके कॉलेजों में जाते हैं गांव से, तो आपको मालूम ही नहीं होगा और आपको लगेगा कि ये तो यूनिवर्सिटी का मामला है, तो होता रहता है, ये आम बात नहीं है। फिर रोडवेज को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। नई भर्ती कोई नहीं हो रही है और नई बसों के बेड़े में नई बसें नहीं आ रही हैं, ये समझने वाली बात होगी। आउटसोर्सिंग और वर्कशॉप के अंदर भी और ड्राइवर कंडक्टर भी आउटसोर्सिंग पर लगाए जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग मतलब अग्निवीर, ये सफरवीर कह लीजिए आप इनको, जैसे आर्मी में इन्होंने अग्निपथ लेकर के आए थे। रूट जो हैं, जो प्राथमिकता है वो प्राइवेट बस को मिल रही है कि जो कमाई वाले रूट हैं उस पे प्राइवेट बस चलेगी और सरकारी बस से पहले प्राइवेट का टाइम होगा, ताकि जब सवारियां उठाने का टाइम हो तो प्राइवेट बस तो सवारी उठाती चले और जो सरकारी है वो पास वाले लोगों को लेके चले, ताकि रोडवेज और घाटे में आए, ताकि उसको बंद करना, बेचना, मोनेटाइज करना आसान हो जाए, पब्लिक के अंदर ये मैसेज चला जाए कि ये बेचने में ही भलाई है। वो आप भली भांति समझते हैं, नहीं समझते हैं तो फिर इसमें हम अभी फिलहाल कुछ करने की स्थिति में नहीं है। रेलवे के अंदर प्लेटफॉर्म टिकट जो कभी 2 रुपए का होता था, आज वो 50 रुपए तक पहुंच चुका है। रेल की टिकट के किराए कितने बढ़ चुके हैं, रिजर्वेशन कैंसिल अगर आप करते हो, इवन अगर टिकट कंफर्म नहीं है तो भी वो पैसे काटते हैं। ऐसी लूट मचा रखी है, जैसे बैंकों में आपके अपने ही पैसे निकालने के पैसे लगते हैं, वो लूट मचा रखी है। प्लेटफॉर्म की बिकवाली, रेलवे ट्रैक की बिकवाली, रेल की बिकवाली, डब्बों की बिकवाली, ये जारी है लगातार। तो रेल जो है पूरी तरह से बिकने के लिए तैयार है, आप क्योंकि सोए हुए हैं, क्योंकि हम बोलते नहीं हैं, क्योंकि हम चुप हैं। इसी तरह से बैंकों के अंदर बैंकिंग को छोड़कर बाकी सारे काम बैंक में हो रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग तो आपके मोबाइल पर ले आए, बैंकिंग तो आपके सीएचसी सेंटरों पे ले आए। कुछ लोग बोलते थे, जैसे जब मैं डिजिटल करेंसी को लाने की बात करता हूं तो वो कहते हैं, अरे हमारे गांव में इतने परसेंट लोग तो अनपढ़ हैं और उनको तो पता ही नहीं है बैंकिंग ऑनलाइन कैसे करते हैं, तो वो कैसे करेंगे। अरे भैया, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बना दिया गया, आपके गांव में सीएचसी सेंटर बना दिए गए हैं, आप पैसे जमा करा सकते हैं, आप वहां से पैसे निकाल सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कोई भी कर सकते हैं, वहां केवल आप अंगूठा लगाइए, बायोमेट्रिक के जरिए आपकी ट्रांजैक्शन वहीं हो जाएंगी। तो बैंकों की जरूरत हो सकता है बाद में बंद हो जाए। बढ़ते कर्ज और एनपीएस जिस तरह से उद्योगपतियों के हैं, किसानों के नहीं, किसानों से वसूली की जा रही है उनकी जमीनों की कुर्की करके, और उद्योगपतियों के एनपीएस बनाए जा रहे हैं कि उनको माफ किया जा रहा है ताकि वो और खरीदें। अभी अभी की आपने खबर देखी होगी, एक ही अखबार में दो खबरें छपी हुई हैं और दोनों की दोनों आपको चिढ़ा रही हैं, ऐसे जीभ निकाल के, ऐसे कैसे करके, वो ऐसे कैसे करते हैं, वो करके आपको चिढ़ा रही है, क्योंकि वो आप समझने की हालत में नहीं है। कैसे? एक तरफ खबर आई हुई है कि अडानी दुनिया का चौथा अमीर आदमी बना और उसने बिल गेट्स को पछाड़ा। बड़ा खुश हुए भाई, हमारे देश का आदमी जो है उधर चला गया। लेकिन उधर लिखा हुआ है, अडानी ने एसबीआई से 14,000 रुपए कर्जे की मांग करी। अब आप इन दोनों की दोनों खबरों को अगर साथ में मानते हैं और दोनों को सच मानते हैं, तो भैया आप बड़े महान हैं। और आप चुप हैं, फिर तो आपकी महानता का कहना ही क्या है। हाँ, आप कहीं ना कहीं लिखते हैं, लोगों में बोलते हैं, तो वो अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं बोलते हैं तो आप भी जिम्मेदार हैं देश की इस बर्बादी के। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। किस और बैंकिंग निजीकरण जो है, मर्जर है, एनपीएज हैं, वो सब कुछ मैं आपको बता, पीएचयू के शेयर्स जो हैं, जितने भी पीएसयू हैं, कौन से पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग के जितने भी यूनिट्स हैं, चाहे वो एलआईसी हो, बीएसएनएल हो, एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो, भेल हो, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, आपको मालूम है कि कितना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये देश के लिए एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं। और इन मुर्गियों को
कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, एक एक अंडा भी नहीं आता, एक एक साल का जितना प्रॉफिट कमाती थी उतने रुपयों में इन कंपनीज को बेचा जा रहा है। आप बोलिए, समझिए, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टीज को बेच रहे हैं ये, आप समझिए। 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बेच चुके हैं। देश के पास अपने युद्ध सामग्री बनाने के लिए, अपने गोला बारूद बनाने की फैक्ट्रियों को भी प्राइवेट किया जा चुका है। तो आप किस दिशा में जा रहे हैं, समझिए। आर्मी को पूरी तरह से खत्म करके ये लोग कह रहे हैं कि नई भर्तियां नहीं होंगी रेगुलर, और केवल अग्निवीर की भर्ती होगी। तो उधर से तो गोला बारूद नहीं बन रहा है, उधर से आर्मी के जवान नहीं बन रहे हैं, और वो जवान बाहर निकल के प्राइवेट कंपनियों में। वो कहता है, खट्टर ने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे, अग्निवीरों को स्थायी नौकरी देंगे। अरे पहले जो रिटायर्ड हो रखे हैं उनको तो दे के दे दो। लेकिन झूठ कितनी बुलवा लो इनसे। लॉकडाउन का जो पर्पस है वो क्या था, और उस पर्पस से क्या निकला, वो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। उसका नाम था ऑर्डर आउट ऑफ केओस। यानी पहले जैसे लॉकडाउन लगा, आप एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, आपकी सर्वेलेंस चल रही है। तो आपके लिए वो आम बात हो जाए कि कोई भी आपसे पूछे। कोई पुलिस का आदमी या सरकारी आदमी आपसे पूछ नहीं सकता आप कहां जा रहे हो, क्योंकि हमें संविधान ने यह अधिकार दिया है कि हम देश के जिस मर्जी कोने में जाना चाहें हम जा सकते हैं। लेकिन इस बीमारी के नाम पर आपके उन अधिकारों को इन लोगों ने सस्पेंड किया, और उससे एक नया ऑर्डर बनाया। उसी को तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहेंगे ये बाद में। केओस पैदा किया जाएगा, चाहे एनर्जी क्राइसिस लाके, फूड क्राइसिस लाके, आपस में दंगे करवाकर, अपराध बढ़ाकर। जैसे मान लीजिए सीसीटीवी कैमराज लगाने हैं किसी शहर के अंदर, तो उस सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए उस पर्टिकुलर शहर के अंदर अपराध को बढ़ाया जाएगा। इसी तरह से आपके ये जो सर्वेलेंस के लिए ऐप डाउनलोड करवाई और आपसे ये सारा का सारा डिटेल भरवाई गई। इसी तरह से अगर आपको कोई और नई चीज इंप्लीमेंट करनी है, जैसे कि टोल टैक्स, आपकी गाड़ी के ऊपर परमानेंट सर्वेलेंस के लिए टोल टैक्स लेने का तरीका बदलेंगे कि बिना फास्टैग के और बिना उसके आपकी गाड़ी में जीपीएस है तो आप टोल बिना रुके ही चलेंगे, कि दिन में 12 से 12 जितने किलोमीटर चले उसके हिसाब से पैसे कट जाएंगे। इस तरह से वो आपको पहले परेशान करेंगे, पहले जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को खत्म करने की मांग ताकि पब्लिक खुद करे, ऐसा हालात पैदा करेंगे वो, और आप उनके जाल में फंसते रहेंगे। मजदूरों का पलायन हुआ, इन्होंने चेक किया कि पब्लिक कितनी आपस में एक दूसरे की मदद करती है। रास्ते में हुई मौतों का जिम्मेदार किसी को ठहराया गया? कोई भी नहीं। दुकानों की बर्बादी, बढ़ता हुआ कर्ज, और जो बाजार पर ई कॉमर्स के बड़े जो राक्षस हैं उनको तो यहां पर हजारों एकड़ जमीन दे रखी है, हरियाणा ने भी। वहां पर बड़े बड़े उनके वेयर हाउसेस बन रहे हैं, उनके बड़े बड़े स्टॉक बन रहे हैं वहां तो। लेकिन आम जो इंसान है वो अगर मेहनत करता है उसको बर्बाद किया जा रहा है। किराएदारों का किराया माफ हुआ क्या? दुकानदारों का, दुकानों का किराया माफ हुआ क्या लॉकडाउन के अंदर? टैक्सी ड्राइवर्स हैं, चाहे टैक्सी में काम करने वाले लोग हैं, चाहे आपके फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स हैं, चाहे ट्रांसपोर्टर्स की किस्तें हों, चाहे टैक्सी ड्राइवर की किस्तें हों, ये किसी ने दी क्या? और इसके चालान जो हैं क्या वो वापस हुए क्या? अब तो पता लग गया ना पूरा फ्रॉड था। अब तो अपने पैसे मांग लो इसके वापस लेने के, इसके जो ये मुंह पे लगाया था इसके पैसे मांगने पड़ेंगे आपको वापस। लॉकडाउन के अंदर जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो एनडीएमए है उसके अंदर बकायदा प्रोविजन है कि अगर लॉकडाउन लगाया है एनडीएमए के अंडर सरकार ने, तो उस लॉकडाउन के अंतर्गत आपको 4 लाख रुपए तक का मुआवजा सरकार देगी अगर आपका काम ठप हुआ है उस लॉकडाउन में। तो उसके लिए एडवोकेट नीलेश ओझा मुंबई वाले जो हमारे साथी हैं वो लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी केस फाइल हो जाएगा और उसके बाद आप सबसे भी एप्लीकेशंस ली जाएंगी। तो जो आपने चालान कटवा रखे हैं उनकी उनकी उन रसीदों को संभाल के रखिएगा। भारी भरकम जो चालान कटे हैं बाकी के गाड़ियों के, आपकी मोटरसाइकिलों के, आपके ट्रकों के, उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोले क्योंकि नया व्हीकल एक्ट बना के उनके चालान बढ़ा दिए, वो भी वापस कराने हैं।
जो 10 साल और 15 साल की गाड़ियों को कबाड़ बनाने का जो खेल चला, वो भी वापस कराना है। लॉकडाउन के बिजली, पानी, फोन, राशन, गैस, इन सब के बिल जो हैं वो आपको वापस लेने हैं। और एक चीज, ये जो इंस्टॉलेशन चल रही है 5G, और ये जो देखो, ये जो 3 चीजें हैं ये स्पेशल हैं। यहां पर हमने जिक्र नहीं किया सेंट्रल विस्टा का, हाँ किया हुआ है। हाँ ये देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो चीज चल रही है, ये जो सामने है आपके आपके सामने क्या है, जो 5G की इंस्टॉलेशन है वो रुकी क्या? जो इस दौरान आपको, जब इन्होंने बंदी बना के रखा हुआ था, तो क्या आपकी 5G की इंस्टॉलेशन रुकी? नहीं रुकी। सीसीटीवी कैमरास की इंस्टॉलेशन रुकी? नहीं रुकी। स्पेशल एग्लो रूट्स बन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, रोबोटिक्स के लिए फैक्ट्रियां पूरी तेजी से चल रही हैं, सेंट्रल विस्टा पूरी तरह से चल रहा है, और बैकडोर से एंट्रीज जारी हैं। बैकडोर से एंट्री कौन सी? यूपीएससी में भी और उसमें आर्मी में भी, तो ये भी पूरी तरह से वैसे ही जारी हैं। तो आपको पूछना चाहिए कि जब देश इतने गरत में चल रहा है कि आपको सारे के सारे पीएसयूज बेचने पड़ रहे हैं, उस वक्त भी तुमको सीसीटीवी लगाने की कितने, कैमराज लगाने की कितनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है? तुमको रोबोटिक्स के लिए लोन देने की क्या जरूरत पड़ी है? आप अपनी शिक्षा पर क्यों नहीं फोकस करते हैं? एनी हाउ, चलिए, आप चुप रहेंगे तो ये नहीं आपकी बात मानने वाले हैं। आप बोलेंगे तो शायद कुछ मान लें। फिर उसके बाद हम आपको बाकी की चीजें जो हैं वो आ, और बताते हैं क्या क्या चल रहा है। बैकडोर एंट्रीज जो मैंने आपको बता दिया अभी अभी, यूपीएससी और आर्मी के अंदर। फिर इंटरनेट और सोशल मीडिया पे पॉन खूब चल रहा है आपके सामने, रोज कोई ना कोई पक्का 2-4 वीडियोस पॉन आएंगे, आप 5-7-10 मिनट उस पर वेस्ट भी करेंगे, बिल्कुल पक्का। आप उन्हीं के हिसाब से काम कर रहे हो जो भी आप कर रहे हो। वीडियो गेम्स भी आप खेलने में पूरा, आप अपनी मेट्रो में, बस में, कहीं भी सफर करते हुए आप देखिएगा, आपका जो पड़ोसी है इधर वाले 2-3 वो लगे होंगे, वो अपने हेडफोन लगा के, मतलब बिल्कुल जैसे प्रोग्राम्ड ज़ॉम्बीज़ हैं उनकी तरह काम करते हैं। ओटीटीज पूरी तरह से पूरा लगे हुए हैं, आपको मोबाइल के बिल में ही देंगे, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री, देखते रहो बस, तुम कुछ मत करो। पुलिस रिफॉर्म्स के नाम पर, और फिर यूएपीए एनएसए, जो देश की सुरक्षा के नाम पर धारा 144 लगाने का जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अधिकार हैं, मतलब उसके राइट्स हैं, वो एसएचओ लेवल के अधिकारी को दिए जा चुके हैं। नई गाड़ियां देना पुलिस को, पूरा एक्सेस देना, और हर गांव में मार्च पास करना, ये सब इसी का हिस्सा है। फिर कैग, आरटीआई, सीबीआई, जुडिशरी, सबकी साख मिट्टी में मिलाई, इसको भी हिसाब पूछना पड़ेगा। गांव सेल पर हैं अभी, पंचायत चुनाव रोके हुए हैं, सरकार का अधिकारी उस पर काम कर रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेटर जैसे यूटीज में करता है। लॉकडाउन में लाल डोरा तोड़ के सामूहिक जमीन, स्कूल, अस्पताल, गोचरण, जोहड़, तालाब, जंगलात, शामलात, खाली पड़ी हर जमीन की रजिस्ट्री सरकार अपने नाम कर चुकी है। गांव को नगर पालिका के अंदर जब विरोध हुआ तो इन्होंने फिर गांव को वैसे ही बर्बाद करने का स्टार्ट किया। अभी एमपी के एक गांव के अंदर, और उधर उन्होंने एक शुरुआत करी है कि हम यहाँ पर गांव में अगर आपको अपना कोई घर बनाना है तो नक्शा पास कराना पड़ेगा। वो चेक कर रहे हैं कि एक जगह टेस्ट करके देख लेते हैं, एक नगर पालिका में और या एक पंचायत में, अगर यहां से लोगों का विरोध हुआ तो हम अभी रुक जाएंगे, थोड़े दिनों के बाद ले आएंगे, इस विरोध करने वालों को पहले रगड़ लेंगे और बाद में अदरवाइज नहीं। सोशल मीडिया पर नकेल कैसे करें, इसका पूरा इंतजाम इन्होंने किया हुआ है। हम जैसे लोग जो आंदोलन कर रहे हैं या किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो क्षतिपूर्ति कानून बना हुआ है कि जिस दिन सरकार की चली आपसे ही वसूल किया जाएगा सब कुछ। नेता है, विपक्ष है, दूसरी पार्टियां हैं, जितने एनजीओज हैं, जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सब चुप हैं, सबको मैनेज किया जा चुका है। और सफाई वाले, कूड़ा उठाने वाले आउटसोर्सिंग पे हैं, रेडी पटरी वालों का रजिस्ट्रेशन, ये भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा। बैंकों की ट्रांजैक्शन पर जो शुल्क लग रहा है, क्यों लग रहा है भैया? बिजली के वाहनों का क्या औचित्य है, जबकि ये साबित हो चुका है कि बिजली का वाहन जितना प्रदूषण फैलाने वाला है 20 साल के बाद, वो इस पोल्यूशन से, पेट्रोल डीजल के पोल्यूशन से कई गुना ज्यादा है। इसको भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। जनसंख्या और पर्यावरण पर रोने का एक नया ही ड्रामा चल रहा है। क्लाइमेट के नाम पर, क्लाइमेट चेंज के नाम पर जो इस पर्यावरण पे काम करने वाली संस्थाएं हैं, इनको करोड़ों रुपया डोनेशन मिल रहा है, वो भी अब बोलने नहीं, पूरे प्रोपागेंडा को समझे। यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको एजेंडा 2030 बोलते हैं हम लोग, जिसको अब यूनाइटेड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने टेक ओवर कर लिया है। हार्प के जरिए क्या क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकते हम।
मतलब यहाँ तक कि पूरे क्लाइमेट को मैनेज किया जा रहा है। कहीं पर बहुत गर्मी, कहीं पर आग लगा दी जाती है, कहीं पर सर्दी, कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा, कहीं सूखा, सब गेम प्लान। किसान को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है सोशल क्रेडिट सिस्टम के अंदर, बल्कि अभी कुछ संगठन जो हैं किसान का कार्बन क्रेडिट देने की दिशा में काम करने का सोच रहे हैं। ये एक बड़ा कार्बन क्रेडिट जो है, यानी किसान जो फसल उगाता है उसका कार्बन क्रेडिट किसान के खाते में आना शुरू हो गया तो आप सोशल क्रेडिट सिस्टम में फंस जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम इसी गेम प्लान का हिस्सा है। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अग्निवीर, आपने ये जो दो चीजें बड़ी गौर से देखनी पड़ेंगी कि श्रीलंका के अंदर पेट्रोल बैन हुआ और उसके ऊपर वीकली पास देने का उन्होंने प्लान किया, वो भी बार कोड वाले, बार कोड वाला ही आपका टीकाकरण वाला वो था सर्टिफिकेट। गडकरी ने कहा हम 5 साल में बैन कर देंगे। और आर्मी के अंदर वहां पे देखिए क्या हुआ कि वहां पेट्रोल पंप के ऊपर आर्मी खड़ी कर दी बंदूक दे करके, और यहां अग्निवीर 4 साल में फ्री हो जाएंगे। बस आपको ये डॉट्स एक दूसरे से कनेक्ट करनी है। टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है जब उनकी कीमतें पूरी हो चुकी हैं सड़कों की? सड़क बनाने का पैसा पूरा हो चुका है सारे टोल टैक्स का, तो आप उठकर इसका विरोध क्यों नहीं करते हो भाई? नए नए टैक्स ठोके जा रहे हैं आपके ऊपर। जीपीएस कंपलसरी करने वाले हैं आने वाले वक्त में, गाड़ियों के अंदर किल स्विच है। मेरा एक दोस्त बड़ी खुश होकर बता रहा था मेरी गाड़ी ना मोबाइल से कंट्रोल हो जाती है, कहीं भी चल रही हो मैं मोबाइल से बंद कर सकता हूं। तुम बंद कर सकते हो तो कंपनी नहीं बंद कर सकती क्या? पुलिस नहीं बंद कर सकती, सरकार नहीं बंद कर सकती? तो जब पूरे देश के अंदर एकदम केओस लाना हो, ऑन द स्पॉट सबके किल स्विच एकदम सारी की सारी गाड़ियों के एक्सीडेंट्स पॉसिबल हैं भाई। बाकी आप समझदार हैं। अपने ही घर में किराएदार की तरह ऑटो यूनियन, पुलिस, फौज, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएसएफ सबकी भर्तियां बंद हैं आज। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं हर घर तिरंगा, हर घर मुद्दे के लिए? आप इनमें से किसी ना किसी डिपार्टमेंट में तो आते ही होंगे। आप नहीं आते होंगे, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार आते होंगे। तो क्यों नहीं पूछते आप? क्यों नहीं कहते आप कि हां हम तैयार हैं, अपने देश के लिए हमको बोलना ही होगा और कोई रास्ता है नहीं? तो आज हमारा मुद्दा होगा हर घर तिरंगा, हर घर मुद्दा। जनता की बर्बादी का हिसाब उत्सव, जनता की बर्बादी का हिसाब उत्सव। हम तिरंगा लगाएंगे, लेकिन हमारे तिरंगे का मतलब होगा कि हम तुमसे हिसाब मांग रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर इसका पूरा का पूरा एक वो तो चला ही सकते हो ना, पूरी कैंपेन तो चला ही सकते हो। मुझे लगता है आपको चलानी चाहिए। और दोबारा से एक बार रिवीजन के लिए आपके सामने मैं इसको दोबारा एक बार रिप्ले कर देता हूं, इस पूरे के पूरे वीडियो को जितना हो पाएगा, क्योंकि मेमोरी का एक इशू रहता है हमारे साथ में। तब तक के लिए, जब तक आप तक बात पहुंचे तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए अभी हम अलविदा लेते हैं। और आप इसको देखिए और शेयर कीजिए। आप जो चैनल है निडर इंडिया, और जो देवेंद्र बल्हारा, जनता सरकार मोर्चा, सुशील नरवाल, हमारे जो साथी हैं सुनील शर्मा, इंजीनियर सुनील शर्मा, नेचुरल इंडिया, हेल्दी इंडिया, सुनील शर्मा, जनता सरकार मोर्चा, ये सब चैनल्स जो हैं अभी चल रहे हैं। आपको इनको शेयर करते रहिए, इनके साथ